हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करते हैं। रात के 8 बजे यूट्यूब पर आपके इन दोनों की क्लासेस होती हैं, जिसमें अभी हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका जो क्लास 12 का बुक है भारतीय समाज, इसका जो पार्ट 1 का बुक है उसका आज चैप्टर नंबर आपका 6 होने वाला है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। तो जो भी कैंडिडेट बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट दी थी उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं आज कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि एससीईआरटी जो सीरीज़ हम लोग का चल रहा है वो तो होगा ही, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करेंगे। टाइम टू टाइम जैसा होगा वैसा आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। तो क्या आप लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, मैंने ये पूछा था कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बोला कि हाँ मैम स्टार्ट कीजिए क्लास को। तो आप लोगों के लिए कल से मॉर्निंग के 8 बजे टाइम को नोट कर लीजिए। मॉर्निंग के 8 बजे आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करवाया जाएगा। जैसा होगा 40-50 जैसा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, देखिए बोर्ड पर आकर मैं सारा चीज़ों को लिख कर सभी चीज़ों को लिख कर आपको नहीं बता सकती हूँ, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और या फिर मैं जो आप लोग को बोल के बताती हूँ, अगर आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ स्पेशल आप लोग को गाइडेंस किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सोशियोलॉजी के एक्स्ट्रा मटेरियल दिए जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो आपको पेड ग्रुप के क्लासेस में मिलेंगी, पेड ग्रुप का जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। साथ ही जैसे ही हम लोग का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका बीपीएससी 4.0 का अगर फरवरी के लास्ट से या मार्च से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, तो जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके लिए टेलीग्राम पे हम लोग टेस्ट करेंगे। आपको एक टाइमिंग दे दिया जाएगा कि इस टाइम पे आप इस टेस्ट को कंडक्ट करना है, पर पहले ही होमवर्क दे दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और टेलीग्राम पर आप जो टेस्ट दीजिएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं होगा, वो सिर्फ पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं अपने कंप्लीट नोट्स को, देखिए मैंने नोट्स जो बनाया है ऑथेंटिक बुक्स का यूज़ करके, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे नोट्स का है। इस टाइप का आपको बहुत सारे मैंने नोट्स इसको बना के रखा है और जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी सीरीज़ को, इसमें जो मटेरियल दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है। और इससे रिलेटेड जितने आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मैं आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी। अगर किसी कैंडिडेट के पास बुक नहीं है तो उस बुक का पीडीएफ में भी प्रोवाइड करूँगी। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को जरूर परचेस कीजिए और पेड ग्रुप से ज्वाइन हुई। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। क्या सांस्कृतिक विविधता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो सांस्कृतिक विविधता का देश है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न समय पे बहुत सारे राजा महाराजाओं ने आकर शासन किया, लंबे समय तक शासन किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने जब जैसे राजा महाराजा आए, अंग्रेज आए, तो उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति की छाप जो है वो हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। साथ ही साथ पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपको जाति,
जाति का भी फिर उपजाति, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि विदेशों में आपको नहीं मिलेगा। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, भारत में ही देखने को मिलती हैं। और इन सभी चीज़ों के बावजूद, संस्कृति में हमारा विविधता रहने के बावजूद भी हमारे भारतवर्ष में आपको एकता देखने को मिलेगी। तो जैसे अब यहाँ पे क्या हम लोग चुनौती का देख रहे हैं कि सांस्कृतिक विविधता हमारे देश में है, लेकिन इसके फलस्वरूप हमें कौन कौन से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी तो उसके साथ साथ बुरी चीज़ें भी आती हैं जो कि हमारे ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती हैं। तो चुनौती क्या है, तो वो हमारे लिए क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। जैसे देखिए भारत में है अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्यों का टाइम टू टाइम क्या हो गया है, उसका बंटवारा हुआ है। जैसे भारत पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेश से हो गया, अलग राज्य की मांग की गई, भाषा के आधार पर तेलंगाना की मांग की गई, फिर आपका झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया 2000 में। तो किस आधार पर, वो विकास के आधार पर, यहाँ पे भाषा की बात नहीं आती है, विकास के आधार पर की गई। तो टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सामुदायिक पहचान का महत्व। समुदाय और समुदाय पहचान क्या होता है। जैसे कि ऐसा कोई व्यक्ति है सोसाइटी के अंतर्गत जो कि बोले कि मैं किसी भी ग्रुप से नहीं बिलोंग करता हूँ, किसी भी समुदाय से बिलोंग नहीं करता हूँ, किसी भी परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समाज से बिलोंग करता है, कोई भी समुदाय से बिलोंग करता है। और जो सामुदायिक भावना होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बात कीजिए भारत की, तो आप बोलेगा कि हाँ मैं भारतीय हूँ, लेकिन जब स्पेशल कोई समुदाय की बात की जाती है तो बोलता है कि हाँ मैं इस स्पेशल समुदाय से, तो उस स्पेशल समुदाय से क्या होता है, आपका अपनेपन का एक भाव जुड़ जाता है। कैसा भाव जुड़ जाता है, अपनेपन का एक भाव जुड़ जाता है, ठीक है। और सामुदायिक जो पहचान है ये किस पर आधारित होती है, ये जन्म पर आधारित होती है, अपनेपन पर आधारित होती है, और ना कि अर्जित योग्यता होती है। आप इसको अर्जन नहीं करते हैं, ये आपको ऑलरेडी आपके जन्म से ही प्रदान की जाती है, ठीक है। ये आपके उपलब्धि के आधार पर नहीं होती है। आप जिस परिवार में, जिस जाति में जन्म लेते हैं, आप उस जाति परिवार के, उस समुदाय के कहलाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई। अर्जित पद्धति और प्रदत्त पद्धति के परिस्थिति जो है आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग समुदाय, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि हम अगर बोले सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय होता है, और यह समुदाय से बढ़कर बना एक समुदाय होता है। राष्ट्र क्या होता है कि ये बड़े स्तर का समुदाय होता है। छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं ना, जब वो बड़ा रूप लेते हैं तो वो राष्ट्र कहलाता है। इसके लिए जो सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि यह एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। एक विशेष क्षेत्र में, कि जैसे आप कौन विशेष क्षेत्र में आप का एक स्पेशल जनसंख्या होगा, ठीक है, आपका एक क्षेत्र निर्धारित होगा, उसके आप सदस्य होंगे, इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जब बोला जा रहा है कि हम लोग जैसे जैसे इसमें पढ़ते चलेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे दो शब्दों की भी बारे में बात की गई है। वे दो शब्द क्या हैं, आत्मसात्मीकरण और एकीकरण। आत्मसात्मीकरण क्या होता है कि जब दूसरे किसी के चीज़ों को, दूसरे किसी की संस्कृति को हम आत्मसात कर लेते हैं, उनके मानकों को जब हम धारण कर लेते हैं, ठीक है, आत्मसात कर लेना, तो वो आत्मसात की सात्मीकरण कहलाता है। और एकीकरण क्या होता है कि हम, ठीक है, एकीकरण क्या है, हम उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से मजबूर हो जा रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, तो उसे एकीकरण बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि। क्या बोल रहा है कि जब 2011 की जनगणना की गई, इसके आधार पर जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़,
और जनसंख्या की दृष्टि विश्व भर में इसका स्थान दूसरा था, अभी तो पहला हो चुका है। ठीक है, लोग जो थे वो कुल मिलाकर 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी। भारत को जो सांस्कृतिक विविधता का देश बोला जाता है, तो भारत के अंतर्गत कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1632 भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से 18 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस प्रकार विधिक प्रतिष्ठा की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें धर्म की कि भारत के अंतर्गत जो विविधता का धर्म हमें देखने को मिलता है, तो हिंदू धर्म की बात करें तो 80.5% जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, उनकी अलग अलग जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पर आती हैं 13.4% के साथ मुसलमान। उनके बाद अगर बात की जाए, भारत विश्व में इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं, फिर पाकिस्तान, और भारत में तीसरा नंबर पर आता है। अन्य प्रमुख धर्मों की अगर बात की जाए तो ईसाई धर्म का जो परसेंटेज है वो है 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध धर्म में है 0.8%, जैन 0.4%। तो इस प्रकार से भारत जो है विशाल जनसंख्या वाला देश होने के कारण ये छोटे छोटे अपना परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग संख्याओं में बटा हुआ है। और भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म, भाषा और अन्य कारकों को सार्वजनिक रूप से ये पूरी तरह से निष्कासित नहीं कर सकता, फिर भी ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 343 है वो क्या करता है? हिंदी को राजभाषा बताता है, घोषित करता है। और कब किया गया है? तो ये 14 सितंबर 1949 को किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली अगर भाषा की बात की जाए तो हिंदी, फिर तेलुगु, फिर बंगला, मराठी, तमिल ये बोला जाता है। 6 राज्यों ने हिंदी को अपना राजभाषा घोषित किया है। ठीक है, अगर अब हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो चुनौतियां पढ़ रहे थे, चुनौती में क्या है कि जो क्षेत्रवाद है ये क्या है? ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रवाद। ये चुनौती के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। क्या? क्षेत्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता। ठीक है, भारतीय राज्य ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को ही बनाए रखने के अंतर्गत भारत जो है पहले क्या था कि जब ब्रिटिश लोग शासन करते थे तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इसको क्या किए थे जो ब्रिटिश राज्य थे, इन्होंने बड़े बड़े प्रांतों में यानी इसे प्रेसिडेंसी में विभक्त किया था और इन्होंने 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां बनाई थी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की अगर बात की जाए तो उन्होंने किस आधार पर भारत का विभाजित किया था? तो प्रेसिडेंसी कितनी थी? टोटल 3 थी। और वो 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी? मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ये किसके अधीन थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था है इसने भारत के जो विभिन्न प्रांत थे उसको किस में बांटा था? तो प्रेसिडेंसी में बांटा था। कितने प्रेसिडेंसी में बांटा था? तो 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था। ठीक है, और किस आधार पर किया गया था? तो ये बहुभाषीय प्रांतीय राज्य थे, विभिन्न बहुनिर्जातीय प्रांत थे, बड़े देश थे। यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो उन्नत थी, इसके कारण पे किया गया था। फिर देखिए, जो अक्टूबर का बात किया जा रहा है कि अक्टूबर 1953 में पूर्व गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया था? आमरण अनशन पर वे बैठे थे और उन्होंने आमरण अनशन करके क्या किया? उन्होंने
अलग राज्य की मांग की, और वो अलग राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया और पहला भाषा के आधार पर अलग राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद बोल रहा है कि सन 2000 में 3 नए राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का निर्माण किया गया, लेकिन इन 3 राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि इन 3 राज्यों में जो जनजातीय पहचान है, भाषा है, क्षेत्रीय वंचन, पारिस्थितिकी और निर्जातीयता के आधार पर इन 3 राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषाएं कितनी हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, ठीक है, संविधान का निर्माणकर्ता कौन है, संविधान किनके द्वारा किया गया, अल्पसंख्यक क्या है, बहुसंख्यक क्या है। बहुसंख्यक हो गया जिनकी जो समाज में सोसाइटी में संख्या अधिक होती है उनको बहुसंख्यक बोला जाता है। जिनकी भाषाओं के आधार पर, लोक जनसंख्या के आधार पर जो संख्या है वो कम है, उसको अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। और कुछ जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड बुक है, जैसे बिपिन चंद्रा का है कम्युनिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी, डेविड मिलर का है ऑन नेशनलिटी, उसके बाद फिर राजीव भार्गव का है सिविल सोसाइटी, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ये सभी जो है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या क्या बोला जा रहा है, जो कार्ल मार्क्स है उनके अनुसार वर्ग की जो सदस्यता होती है वो उत्पादकता के संबंधों पर निर्भर रहती है। ठीक है, बिहार के अंतर्गत हर एक जगह में, तो मान लीजिए जैसे अलग अलग चीज़ें हैं। बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार में जो ग्रामीण विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? तो ग्राम कचहरी करता है। उसके बाद दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था। पंजाब और हरियाणा का गठन, राज्य का गठन 1966 में किया गया था। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।